गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं लोकेश चौधरी, केमिस्ट्री लेक्चरर। आप सबका श्री श्याम एजुकेशन ग्रुप की ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है, आपका हार्दिक स्वागत है। बीएससी पार्ट थर्ड ईयर में हम फर्स्ट सेकंड थर्ड तीन यूनिट हमने कंप्लीट कर ली है। चौथी यूनिट हमारे पास में ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड कार्ब धात्विक यौगिक ये चल रही है। इसमें हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था EAN रूल, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर पढ़ा था, जो सिज्विक के द्वारा दी गई थी। सिज्विक ने बताया था, या सिज्विक के अनुसार किसी केंद्र धातु परमाणु के, किसी यौगिक में किसी केंद्र धातु परमाणु के प्रभावी क्षेत्र में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसी आवर्त के नोबल गैस, निष्क्रिय गैस, अक्रिय गैस, शून्य वर्ग के तत्व के परमाणु क्रमांक के समान होता है। परमाणु क्रमांक के समान होता है, यानी परमाणु क्रमांक उधर इलेक्ट्रॉन की संख्या है, वो दोनों इक्वल होती है, तो वह कंपाउंड क्या होता है? स्थायी होता है। यानी उस कंपाउंड की स्टेबिलिटी क्या होती है? मैक्सिमम होती है। वो था आपके पास में EAN रूल। आज उसी के अकॉर्डिंग हमारे पास में नेक्स्ट टॉपिक है 18 इलेक्ट्रॉन रूल। टॉपिक का नाम है 18 इलेक्ट्रॉन रूल, 18 इलेक्ट्रॉन नियम। 18 इलेक्ट्रॉन नियम क्या होता है? देखो, 18 इलेक्ट्रॉन नियम का मतलब ये है कि हमारे पास में कोई भी सेंट्रल मेटल आयन है, कोई भी केंद्रीय धातु है, केंद्रीय धातु कार्बोनिल यौगिकों के साथ में उतने ही उप सहसंयोजक या सहसंयोजक बंधों का निर्माण करता है, जिससे उसके संयोजी कोश में, उसके बाह्यतम कोश में 18 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो जाते हैं। उसे ही कहते हैं 18 इलेक्ट्रॉन रूल। 18 इलेक्ट्रॉन रूल कहते हैं। ठीक है, दोबारा समझे। इस नियम के अनुसार वह यौगिक स्थायी होता है। इस नियम के अनुसार वह यौगिक स्थायी होता है जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु कार्बोनिल यौगिकों के साथ उतने ही उप सहसंयोजक या सहसंयोजक बंधों का निर्माण करता है, जिससे उसके संयोजी कोश में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 हो जाती है। उसे कहते हैं 18 इलेक्ट्रॉन नियम। 18 इलेक्ट्रॉन नियम कहते हैं। और ये स्थिति जिसमें होती है वो कंपाउंड क्या होता है? स्टेबल होता है। वो कंपाउंड क्या होता है? स्टेबल होता है। ठीक है, इसी का जो डेफिनेशन है उसको हम आगे बढ़ाएं। इस नियम के अनुसार किसी केंद्रीय धातु आयन, धातु परमाणु या आयन कार्बोनिल के साथ उतने ही सहसंयोजक या उप सहसंयोजक बंधों का निर्माण करते हैं, जिससे केंद्रीय धातु आयन के संयोजी कोश में, केंद्रीय धातु आयन के संयोजी कोश या बाह्यतम कोश में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 हो जाती है। कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 हो जाती है तो उसे 18 इलेक्ट्रॉन रूल कहते हैं।
18 इलेक्ट्रॉन रूल कहते हैं। आगे नेक्स्ट है 18 इलेक्ट्रॉन रूल का अनुसरण करने वाले यौगिक अधिक स्थायी होते हैं। यानी कि इस नियम का पालन जो भी कंपाउंड करते हैं या जो भी यौगिक करते हैं उनकी स्टेबिलिटी मैक्सिमम होती है, उनकी स्टेबिलिटी मैक्सिमम होती है। दोबारा समझे इसको। इस नियम के अनुसार किसी केंद्र धातु परमाणु या आयन कार्बोनिल के साथ में उतने ही सहसंयोजक या उप सहसंयोजक बंधों का निर्माण करते हैं जिससे सेंट्रल मेटल आयन के संयोजी कोष या बाह्यतम कोष में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 हो जाती है। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे वहाँ पे? 18 होंगे। उसे कहते हैं 18 इलेक्ट्रॉन रूल। 18 इलेक्ट्रॉन रूल। वहाँ पे निष्क्रिय गैस के परमाणु क्रमांक के समान हो रहा था EAN में, और यहाँ पे सेंट्रल मेटल आयन का जो प्रभावी क्षेत्र है, संयोजी कोष है, बाह्यतम कोष है, उसमें टोटल आपके पास में 18 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो जाते हैं। इसे कहते हैं 18 इलेक्ट्रॉन रूल। ठीक है। और जहाँ भी आपके पास में 18 इलेक्ट्रॉन रूल प्रेजेंट होंगे वो कैसा होगा? स्टेबल होगा। फॉर एग्जाम्पल देखें, हमारे पास में एग्जाम्पल है NiCO4। सेंट्रल मेटल आपके पास में क्या है? निकिल है। निकिल धातु कार्बोनिल कंपाउंड के साथ में क्या कर रहा है? बॉन्डिंग कर रहा है, और बॉन्डिंग करने पर निकिल के संयोजी कोष या बाह्यतम कोष में टोटल 18 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। और वो कैसे होते हैं? देखो, निकिल 28 नंबर पे आता है। निकिल परमाणु का बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? बाह्यतम 3D8 4s2 होता है। देखो, ऑर्गन 18 3D8 4s2। आप कह सकते हैं कि इसके पास में बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में है, 2 इलेक्ट्रॉन एस कक्षक में है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 10 इलेक्ट्रॉन हैं। टोटल 10 इलेक्ट्रॉन है। अब सेंट्रल मेटल आयन के साथ में 4 कार्बोनिल क्या कर रहे हैं? उप सहसंयोजक बंधों का निर्माण कर रहे हैं, यानी कि निकिल को अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। ठीक है। 4 कार्बोनिल यौगिक के द्वारा निकिल धातु को 4 कार्बोनिल यौगिक के द्वारा निकिल धातु को डोनेट इलेक्ट्रॉन अब आपके पास में देखो, एक कार्बोनिल एक लोन पेयर डोनेट करता है, तो 4 कितने करेंगे? 4 × 2 = 8। फिर अपन क्या लिखेंगे? नीचे देखो, नीचे लिखेंगे निकिल के अतः निकिल धातु के संयोजी कोष या बाह्यतम कोष में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 18 है। कुल इलेक्ट्रॉन के बाद 10 और 8 कितने हो गए? 18 हो गए। अतः यह संकुल यौगिक 18 इलेक्ट्रॉन रूल का अनुसरण करता है। अतः NiCO4 यौगिक एक स्थायी यौगिक होता है। टेट्रा कार्बोनिल निकिल 0। दोबारा समझे इस नियम को। इस नियम के अनुसार
इस नियम के अनुसार केंद्रीय धातु परमाणु या आयन, कोई भी आपके पास में सेंट्रल मेटल आयन है, कोई भी सेंट्रल मेटल आयन या आपके पास में कोई भी एटम, ठीक है, केंद्रीय धातु आयन कार्बोनिल के साथ में, कार्बोनिल आपके पास में उदासीन स्पीशीज है, उदासीन लिगेंड है CO के साथ उतने ही सहसंयोजक या उप सहसंयोजक बंधों का निर्माण करता है, जिससे सेंट्रल मेटल आयन के संयोजी कोष कह दो या बाह्यतम कोष में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 हो जाए, उसे कहते हैं 18 इलेक्ट्रॉन रूल। इसमें एक कमी भी है, कुछ अपवाद भी है कि आपके पास में सम संख्या वाले जो मेटल हैं वो इस रूल को अधिकतर फॉलो करते हैं, जो आपके पास में अधिकतर फॉलो करते हैं। जो आपके पास में विषम संख्या वाले हैं वो इस रूल को कम फॉलो करते हैं, ठीक है। फिर आगे देखो, जो 18 इलेक्ट्रॉन रूल का अनुसरण करते हैं, फॉलो करते हैं, वो कंपाउंड कैसे होते हैं, स्टेबल होते हैं, स्थायी होते हैं। हमने एग्जांपल देखा NiCO4 वाला, निकिल 28 परमाणु का बाह्यतम इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या है, 3d8 4s2 है, 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे 4 कार्बन यहाँ पे क्या है, डोनेट हो रहे हैं, तो 4 दूनी 8 हो गए, तो टोटल 10 और 8 कितने हो गए, 18 हो गए। निकिल धातु के संयोजी कोष में कुल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 18 हो गए। 18 इलेक्ट्रॉन होने से आपके पास में कैसा होगा, ये स्टेबल होगा। इसी के साथ में हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, क्रोमियम वाला, CrNH3 वाला। देखो CrNH3 वाला एग्जांपल देखते हैं। हमने एग्जांपल लिया Cr क्रोमियम के साथ में ये कंपाउंड जुड़ा हुआ, कार्बोनिल नहीं हो आपके पास में, और का एग्जांपल समझे यहाँ पे। ये आपके पास में हेक्साएमीन क्रोमियम 0, ठीक है। अब इसके अंदर आपके पास में सेंट्रल क्या है, क्रोमियम है। क्रोमियम आता है 24 नंबर पे, क्रोमियम 24 नंबर पे आता है। क्रोमियम परमाणु का या क्रोमियम धातु का बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d5 ऑर्गन 18 3d5 4s1। टोटल यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट हैं। फिर आपके पास में देखो क्रोमियम धातु के साथ में, ठीक है, या 4 या 6 NH3 उदासीन परमाणु द्वारा क्रोमियम के साथ या क्रोमियम को डोनेट इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे एक NH3 एक लोन पे डोनेट कर सकता है, तो 6 कितने करेंगे, 6 × 2 कितने हो गई, 12। यहाँ पे आपके पास में 6 हो गई, तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्रोमियम 24। धातु के संयोजी कोष में 6 और 12 कितने हो गए, 18 हो गए। और यहाँ भी इसको हम चेंज कर सकते हैं, क्रोमियम NH3 यौगिक एक स्थायी यौगिक होता है। जो भी 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करता है, इस नियम को फॉलो करता है, इस नियम के अनुसार वो क्या होता है, स्टेबल होता है। इस नियम के अनुसार वो क्या होता है, स्टेबल होता है, ठीक है। इसको नोट करो, फिर हमारे नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपके पास में कार्बोनिल ही हो। भाई अपन पढ़ रहे हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, उसमें आपके पास में मेटेलिक कंपाउंड की बात कर रहे हैं, कार्बन के साथ में बॉन्डिंग हो रही है। अगर यहाँ पे इसके अलावा अन्य भी अपन कोई जो उदासीन लिगेंड लें जो आपके पास में मेटल के साथ में बॉन्डिंग करे, तो वो भी आपके पास में इसको फॉलो कर सकता है, ठीक है। और यह नियम अधिकांश सम संख्या वाले जो परमाणु क्रमांक वाले एलिमेंट्स हैं, धातु हैं, उनके लिए ये अधिकतर लागू होता है। एक एग्जांपल और देखेंगे इसमें अपन FeCO5 का देखते हैं कि आपके पास में FeCO5 हमने देखा कि वो स्टेबल है कि नहीं है। इसको नोट कर लिया होगा आपने। आगे चलें, नेक्स्ट एग्जांपल हमने लिया
FeCO5, FeCO5 ये कंपाउंड स्टेबल है कि नहीं है? ठीक है। Fe आता है 26 नंबर पे। Fe परमाणु का बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? ऑर्गन 18 3d6 4s2। 26 नंबर पे आता है 3d6 4s2 और यहाँ पे 5 कार्बोनिल है। देखो 3d6 4s2 और 5 CO कार्बोनिल के द्वारा डोनेट इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब आपके पास में एक कार्बोनिल एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तो 5 कितने करेंगे? 10। 5 कितने करेंगे? आपके पास में 10 करेंगे। तो आपके पास में टोटल यहाँ पे कितने हैं? आपके पास में 8 हैं। 10 और 8 कितने हो जाएंगे? 18 हो जाएंगे। और यहाँ पे हम करेंगे Fe धातु के संयोजी कोष या बाह्यतम कोष में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 18 है। तो आपके पास में कैसा कंपाउंड है? ये स्टेबल कंपाउंड है। ये आपके पास में कैसा होगा? स्टेबल कंपाउंड होगा। ये आपके पास में 18 इलेक्ट्रॉन रूल है। यहाँ पे अपन एक एग्जांपल और लेते हैं, या इसको नोट करो फिर आगे चलते हैं हम। ये आपका 18 इलेक्ट्रॉन रूल कंप्लीट हो गया है। इसमें आप ये चीज़ लिख सकते हैं कि यह नियम 18 इलेक्ट्रॉन रूल अधिकतर सम संख्या परमाणु क्रमांक वाले तत्व या धातु पर अधिक लागू होता है। इसको हम नोट में लिख सकते हैं। हमने तीनों एग्जाम्पल देखा, तीनों ही आपके पास में क्या थे? सम संख्या में थे। तीनों ही एग्जाम्पल आपके पास में क्या थे? सम संख्या में थे। ठीक है। जैसे अपन MnCO5 का लेते हैं। MnCO5 में मैग्नीज के बाह्यतम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है। CO5 आपके पास में 10 बना लिए। 10 और 7 कितने होंगे? 17। तो आपके पास में क्या है? कम स्टेबल है। जो आपके पास में विषम संख्या वाले होते हैं वो आपके पास में जो मेटल होता है उनके बीच में बॉन्डिंग हो, ठीक है, तो वहाँ पे स्टेबल होते हैं। जैसे आपके पास में Mn2CO9 वाला हो तो वो आपके पास में क्या रहेगा? वहाँ पे अधिकतम स्टेबल होगा। ठीक है। 18 इलेक्ट्रॉन रूल कंप्लीट हो गया है। आगे बढ़े हम। नेक्स्ट टॉपिक है धातु कार्बोनिल यौगिक। धातु कार्बोनिल यौगिक। धातु कार्बोनिल यौगिक मेटल कार्बोनिल कंपाउंड। मेटल कार्बोनिल कंपाउंड क्या होता है? जब किसी धातु के साथ में कार्बोनिल धातु की निम्नतम ऑक्सीजन अवस्था 0 या +1 के साथ में बॉन्डिंग करते हुए उपसहसंयोजक बंधों का निर्माण करते हैं, ठीक है, उसे कहते हैं धात्विक कार्बोनिल यौगिक। धात्विक कार्बोनिल यौगिक कहते हैं जब किसी धातु के साथ कार्बोनिल CO, जब किसी धातु के साथ कार्बोनिल धातु की निम्नतम ऑक्सीकरण अवस्था 0, 0 या
+1। जब किसी धातु के साथ में कार्बोनिल धातु की निम्नतम ऑक्सीजन अवस्था 0 या +1 के साथ उप सहसंयोजक या सहसंयोजक बंधों का निर्माण करता है, बंधों का निर्माण करते हैं, सहसंयोजक बंधों का निर्माण करते हैं, धातु कार्बोनिल यौगिक कहलाते हैं। धातु कार्बोनिल यौगिक कहलाते हैं। अधिकांश आपके पास में जो कंपाउंड होंगे वो शून्य वाले होंगे। कोई कैसे होंगे? शून्य वाले। जब किसी धातु के साथ में कार्बोनिल धातु की निम्नतम ऑक्सीजन अवस्था, मैक्सिमम के पास में क्या रहेगी? शून्य, कभी आपके पास में +1 भी हो सकती है, के साथ उप सहसंयोजक या सहसंयोजक बंधों का निर्माण करते हैं, उसे कहते हैं धातु कार्बोनिल यौगिक। धातु परमाणु की विद्युत ऋणता कम व कार्बन परमाणु की विद्युत ऋणता अधिक होने के कारण क्रमशः आंशिक धनावेश व आंशिक ऋणावेश उपस्थित होता है। धातु परमाणु की विद्युत ऋणता, धातु परमाणु की विद्युत ऋणता कार्बन एटम की तुलना में कम होने के कारण धातु पर आंशिक धनावेश एवं कार्बन पर आंशिक ऋणावेश उत्पन्न होता है। यानी कि कार्बन की और धातु की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, जिसमें धातु की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से क्या होती है? कम होती है। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है वहाँ पे आंशिक धनावेश होगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है वहाँ पे आंशिक ऋणावेश उत्पन्न होता है। एग्जाम्पल देखें हम, धातु कार्बोनिल के बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं। CO5, जो भी आपके पास में कार्बोनिल यौगिक हैं, EAN या 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करते हैं, वे आपके पास में क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं। यानी कि वे अधिक स्थायी होते हैं। जैसे NiCO4, FeCO5, और Mn2CO10, और भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। CO5, रूथेनियम वाला एग्जाम्पल ले लेंगे, ऑस्मियम वाला ले लेंगे। ऑस्मियम CO5, इसको नोट करो। यानी कि जब किसी धातु के साथ में कार्बोनिल धातु की निम्नतम ऑक्सीजन अवस्था, यानी कि आपके पास में जो ऑक्सीजन अवस्था है वो क्या होनी चाहिए? निम्नतम होनी चाहिए, और निम्नतम आपके पास में प्रेजेंट होगी। उस कंडीशन में आपके पास में धातु के साथ में उपसहसंयोजक या जो सहसंयोजक बंध बढ़ेंगे, तो आपके पास में जो कंपाउंड होगा वो कैसा होगा? धातु कार्बोनिल कंपाउंड होगा। ठीक है, ये भी ले सकते हैं यहाँ पे CO2, CO8। ठीक है, ये सभी हमारे पास में क्या है? धातु कार्बोनिल यौगिक है।
अब आ गया था आपके पास में धातु कार्बोनिल यौगिकों का निर्माण कैसे होता है, मेथड ऑफ फॉर्मेशन, इनका निर्माण हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है धातु कार्बोनिल यौगिकों का निर्माण। धातु कार्बोनिल यौगिकों का निर्माण, मेथड ऑफ फॉर्मेशन, मेथड ऑफ फॉर्मेशन कार्बोनिल कंपाउंड, किस प्रकार हम इनका निर्माण कर सकते हैं। इनका निर्माण करने के लिए पहला आपके पास में है सीधे संयोग से, डायरेक्ट रिएक्शन करवा दें, सीधे संयोग से डायरेक्ट रिएक्शन हम करवाएं किस किस के बीच में। पहली अभिक्रिया हम देखें, पहले अभिक्रिया हमारे पास में निकिल वाला बनाना है Na प्लस 4CO और एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर, एट कमरे के ताप पर अभिक्रिया करेंगे तो आपके पास में क्या बनेगा, NiCO4, यानी सीधे संयोग से बढ़ा सकते हैं Na प्लस 4CO एट रूम टेम्परेचर, तो Na प्लस 4CO NiCO4 का निर्माण हो जाता है। दूसरे में अगर हमारे को बनाना हो, दूसरा बनाएंगे FeCO5 वाला, FeCO5 वाला, Fe प्लस 5CO, और इसके लिए हमें टेम्परेचर चाहिए 150 से 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए, और इतना ही हमें क्या चाहिए, प्रेशर चाहिए 200 ATM, 200 ATM हमें क्या चाहिए, प्रेशर चाहिए। तो फिर आपके पास में क्या बनेगा, FeCO5। तीसरा हमें निर्माण करना है इसमें, जैसे हमने कोबाल्ट वाला निर्माण किया, और कोबाल्ट वाला निर्माण करने के लिए देखो 2CO8 कार्बोनिल, और वही आपके पास में यहाँ भी 150 से 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होना चाहिए, 200 ATM यहाँ पे क्या होना चाहिए, प्रेशर होना चाहिए। तो आपके पास में क्या बनेगा, CO8 कंपाउंड बन जाता है। ये हमारे पास में डायरेक्ट विधि या सीधी विधि के द्वारा हम धातु कार्बोनिल का हम निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, समझो इसको। सीधे संयोग से हम सीधा हमने क्या लिया, धातु लिया, मेटल लिया और कार्बोनिल लिया, दोनों में अटैक करवाया, दोनों में रिएक्शन करवाई, निकिल और कार्बोनिल की 4 अणु लिए, सीधा आपके पास में कमरे के ताप के ऊपर ले लेंगे अभिक्रिया, तो आपके पास में NaCO4 बन जाएगा, टेट्रा कार्बोनिल निकिल शून्य बन जाएगा। इस वाले आपके पास में Fe प्लस 5CO लेंगे, इनको ऐड करने के लिए हमारे पास में टेम्परेचर होना चाहिए 150 से 200 डिग्री सेंटीग्रेड और प्रेशर होना चाहिए 200 ATM, तो FeCO5 का निर्माण हो जाता है। तीसरा हमारे पास में कोबाल्ट वाला कंपाउंड बनाएंगे, 8 CO है, और यहाँ भी टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 150 से 200 डिग्री सेंटीग्रेड, और प्रेशर है वो कितना होना चाहिए, 200 ATM होना चाहिए। ठीक है, तो आपके पास में ये वाला कंपाउंड बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अभिक्रिया देखो, इसमें दूसरा किस प्रकार बना सकते हैं, पहले हमने बना लिया है। दूसरा है धातु के लवण पर अन्य धातु कार्बोनिल की अभिक्रिया से, धातु के लवण पर, दूसरा है धातु के लवण पर, जैसे आपके पास में NaCl क्या होता है, धातु का लवण होता है, धातु के लवण पर, धातु के लवण पर अन्य धातु कार्बोनिल, अन्य धातु कार्बोनिल, अन्य धातु कार्बोनिल यौगिकों, अन्य धातु कार्बोनिल यौगिकों के संयोग से या अन्य धातु कार्बोनिल यौगिकों की अभिक्रिया से। ठीक है, आपके पास में धातु का लवण ले लेंगे, जिसका आपके पास में कंपाउंड बनाना है उसका लवण ले लेंगे। जैसे हमारे पास में सबसे पहले हमने बनाया MOCl, मोनी, आपके पास में जो मोलिब्डेनम है इसका आपके पास में लवण है MOCl6। इसकी अभिक्रिया हमने किससे कर दी, FeCO5 से, धातु के लवण पर, ये धातु का लवण है। ठीक है, इसके ऊपर अन्य धातु कार्बोनिल यौगिक आपके पास में क्या ले लिया हमने, FeCO5 ले लेंगे, तो यहाँ पे आपके पास में देखो क्या बनेगा, Cl6 FeCO5 लेंगे तो आपके पास में क्या होगा, MOCO5, MO और CO6 कंपाउंड का निर्माण हो जाता है। MOCO6 कंपाउंड का निर्माण हो जाता है, 5 कर लेना। ठीक है, यानी कि धातु के लवण के ऊपर अन्य धातु कार्बोनिल की अभिक्रिया करेंगे तो आपके पास में
जो आपके पास में मोलिब्डेनम है, धातु का लवण है, धातु के लवण से आपके पास में Cl वाले आयन है, यहाँ से क्या हो जाएंगे, प्रतिस्थापित हो जाएंगे और आपके पास में कार्बोनिल है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐड हो जाता है। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग हम बना रहे हैं टंगस्टन वाला WCl6 और यहाँ भी हमने क्या ले लेंगे, सेम ये वाला कंपाउंड ले लेंगे FeCO5 वाला, और यहाँ भी आपके पास में क्या बनेगा, टंगस्टन CO6, यहाँ भी 6 कर लेना, दोनों में 6 कर लेना, और दोनों में आपके पास में कार्बन कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, यानी कि आपके पास में धातु के लवण के ऊपर अन्य जो कार्बन का अटैक करवाएंगे तो आपके पास में जो FeCO5 के अणु अनेक अणु इसे रिएक्शन करेंगे, तो रिएक्शन करने पर आपके पास में ये वाला कंपाउंड बन जाएगा। और साथ ही जो बनने वाला है उसमें 18 इलेक्ट्रॉन रूल है उसका फॉलो भी होना चाहिए कि आपके पास में कंपाउंड बना है वो स्टेबल है या नहीं है। इसको हम देखें, मोलिब्डेनम आता है कितने नंबर पे, यारी जरा निभा मौत तक, तो आपके पास 39, 40, 41, 42 वाला कंपाउंड है। ठीक है, इसमें 3, 6, 9 नहीं आते हैं। तीन 6, 9 नहीं आएंगे, 35, तो आपके पास में 6, 5 और 6 और 10, 16 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या होंगे, अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, सही है बिल्कुल। भाई आपके पास में 12 ये हो गए और 6 हो गए, 12 और 6 18। ठीक है, भाई आपके पास में जो मोलिब्डेनम है इसमें आपके पास में 6 इलेक्ट्रॉन इसमें है वायतम कोष में, और आपके पास में 12 ये हो गए, टोटल आपके पास 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो आपके पास में सही है कंपाउंड MOCO6 वाला। ठीक है, अब आगे आपके पास में जो अन्य रिएक्शन हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, और जो धातु कार्बोनिल है इसमें किस प्रकार NaCO4 का निर्माण होता है उसे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।